Hello everyone, this is Pragya Pandey from Rouse Academy for Competitive Exams Bhopal, and this is our special series for daily news review. In our previous video I have asked few questions, so let's see their solution first. So the first question was, where is India's 53rd tiger reserve is located, and correct answer for this question is Uttar Pradesh. Next question was, in which year Belt and Road Initiative was conceptualized by Chinese government, and correct answer for this question is 2013. चलिए आगे बढ़ने के पहले मेरे पास आपके लिए एक सवाल है। उद्भव उत्सव 2022 जो कि एक इंटरनेशनल डांस फेस्टिवल है, इसको किस सिटी में ऑर्गेनाइज किया गया था और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? इस प्रश्न का जवाब मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी, बट इफ़ यू नो द करेक्ट आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका सही जवाब बता सकते हैं। चलिए, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स सी व्हाट इज इन द न्यूज़। So this news is talking about protest in Leh Kargil for statehood as Ladakh completes 3 years as UT। देखिए आर्टिकल यहाँ क्या बताने की कोशिश कर रहा है उसे समझ लेते हैं। लद्दाख की जो ट्विन डिस्ट्रिक्ट है कारगिल और लेह, यहाँ पर एक वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट देखने के लिए मिला। जो यहाँ के लोकल लोग हैं वो डिमांड कर रहे हैं कि हमें स्टेटहुड की कैटेगरी में और साथ ही स्पेशल स्टेटस दिया जाए अंडर 6th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। चलिए आगे बढ़ने के पहले यहाँ पर समझ लेते हैं कि जब आर्टिकल 370 को रिवोक किया गया, हटाया गया, तो जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2019 के तहत, आप सभी को याद होगा, 2019 के तहत पार्लियामेंट ने जम्मू कश्मीर स्टेट को 2 नई यूटीज़ में बाइफरकेट कर दिया था। ये 2 यूटीज़ कौन सी थी? लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर। जब हम जम्मू एंड कश्मीर की यहाँ पर बात कर रहे हैं तो आप याद रखिए, क्योंकि ये पर्टिकुलर पॉइंट जो मैं आपको बता रही हूँ आगे आर्टिकल में बहुत काम आएगा। जम्मू कश्मीर को विद लेजिस्लेचर यहाँ पर अलग किया गया, जबकि हम लद्दाख की बात कर रहे हैं तो विदाउट लेजिस्लेचर। ठीक है, साथ ही जम्मू एंड कश्मीर के पास अगर हम देखें तो इनके पास 5 MPs का रिप्रेजेंटेशन है, और लद्दाख की बात करें तो इनके पास 1 MP का ही रिप्रेजेंटेशन है। चलिए वापस न्यूज़ की तरफ आ जाते हैं। देखिए अब इसी के साथ यहाँ के लोगों का बोलना ये भी है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड पे अटेंशन टू देयर डिमांड। लाइक अगर स्टेटहुड ग्रांट करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो रहा है तो एटलीस्ट लेह लद्दाख को यूटी के साथ, ठीक है, इनको लेजिस्लेचर भी प्रोवाइड किया जाए। यहाँ पर सबसे पहले समझ लेते हैं कि आखिर 6th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। सो आर्टिकल 244 पार्ट 10 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एनविसेज अ स्पेशल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन फॉर सर्टेन एरियाज डेजिग्नेटेड एज शेड्यूल एरियाज और द ट्राइबल एरियाज। ठीक है, तो जो 6th शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन का वो डील करता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज। अब आप ये याद रखेंगे, ठीक है, जब हम 6th शेड्यूल की बात कर रहे हैं तो ये किसके अंदर आता है? आर्टिकल 244 पार्ट हो जाता है पार्ट 10, और ये किसके बारे में बात करता है 6th शेड्यूल? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ट्राइबल एरिया। देखिए जब किसी स्टेट को शेड्यूल 6 में कैटेगराइज कर दिया जाता है तो उनको ऑटोनोमस डेवलपमेंट काउंसिल बनाने का राइट हो जाता है। अगर हम इसको शॉर्ट में समझने की कोशिश करें तो क्या मतलब, वो अपने इंपॉर्टेंट मैटर्स पर डिसीजन लेने का पावर इनके पास आ जाता है, लाइक लॉज रिलेटेड विद लैंड, पब्लिक हेल्थ, एग्रीकल्चर एंड सो ऑन। तो अब यहाँ पर प्रश्न आता है कि अभी ऐसा कौन सा स्टेट है, क्या किसी के पास शेड्यूल 6 के अंदर कोई अधिकार है? तो हाँ, ये स्टेट है हमारे ATMM। ठीक है, ये ट्रिक भी है, आप याद रख सकते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। चलिए इसी के साथ आप याद रखेंगे कि दिस स्पेशल प्रोविजन इज प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 244 क्लॉज 2 एंड 275 क्लॉज 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब आप यहाँ पर समझ पा रहे होंगे कि वाई दे आर डिमांडिंग टू बी द पार्ट ऑफ 6th शेड्यूल, ताकि ये जो लोग हैं, ये जो लोकल पॉपुलेशन है, ये अपने लिए कुछ रूल्स बना सके, है ना, अपने लैंड्स को प्रोटेक्ट कर सकें। साथ ही एक इनको पता है कि भाई इनके लैंड्स से रिलेटेड इशू क्या हैं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्या काम किए जाने चाहिए, या जो भी रिलेटेड मैटर्स है। Along with that, you should also remember that this special provision is provided under Article 244 Clause 2 and Article 275 Clause 1 of Indian Constitution। ठीक है, अब आप यहाँ समझ पा रहे होंगे कि why the Ladakh people are demanding to be the part of 6th schedule, so that these tribal population can protect their lands and agriculture and other things।
चलिए, तो अगर हम 6th शेड्यूल के बेनिफिट एरियाज के बारे में बात करें तो सबसे पहले ये ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाने के ऊपर बिलीव करता है। ओके, सो दिस बिलीव दैट रिलेशनशिप टू द लैंड इज द बेसिस ऑफ ट्राइबल और इंडिजीनियस आइडेंटिटी by the culture and identity of indigenous people can be preserved by ensuring their control over land and natural resources, as these factors to a large extent determine the lifestyle and culture of the indigenous people. उसी के अलावा under the 6th schedule autonomous district and council have varying degree of autonomy to the frame laws, ठीक है, लॉज बना सकते हैं, उन्हें प्रोटेक्ट कर सकते हैं, किसके लिए, जो उनकी ट्राइबल कम्युनिटी है उसके लिए, राइट। अब जो लोकल लोग हैं, जो लोकल ट्राइबल लोग हैं, उनको ही पता है कि क्या इश्यूज है या किस तरीके के लॉज उनके पर्टिकुलर एरियाज के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। साथ ही आप याद रखेंगे कि जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और रीजनल काउंसिल है अंडर 6th शेड्यूल, दे हैव रियल पावर टू मेक लॉज, पॉसिबिलिटी ऑन वेरियस लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट्स, receiving grants and aids from the Consolidated Fund of India to meet the cost of schemes for development, healthcare, education, roads, regulatory power to the state control, etc. चलिए, इतना सब समझने के बाद आप मुझे बहुत आसानी से बता सकते हैं कि वाई दीज पीपल आर डिमांडिंग टू बी द पार्ट ऑफ 6th शेड्यूल। तो देखिए, जब से 370 हटा है और लद्दाख यूनियन टेरिटरी के कॉन्टेक्स्ट में आया है, तो जो लद्दाख का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है वो ब्यूरोक्रेट्स के हाथों में चला गया है, ठीक है। अब साथ ही एक MP है, मैंने आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में भी बताया था कि आप इसे याद रखेंगे, हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। सिर्फ एक MP है इतनी बड़ी पॉपुलेशन पे जो इन्हें रिप्रेजेंट करता है। उसी के अलावा जो डोमिसाइल पॉलिसीज़ हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा चेंज हो गए हैं। लाइक पहले हमें पता था कि कोई भी व्यक्ति जो यहाँ का पार्ट नहीं है, यहाँ से बिलोंग नहीं करता, वो यहाँ पर आकर ज़मीन नहीं खरीद सकता। अब डोमिसाइल्स रूल के चेंज होने की वजह से क्या हो गया, एनीवन कैन कम एंड परचेज द लैंड। इससे जो यहाँ का लोकल ट्राइबल पीपल है ना, इनको अपनी एथनिसिटी, अपनी कल्चरल आइडेंटिटी के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगता हुआ दिखाई दे रहा है। अलॉन्ग विद दैट यहाँ पर ऑलरेडी 2 हिल काउंसिल्स हैं, ठीक है, जिसका बेसिकली नाम है द लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल। आज की डेट में अगर हम बोले ना, तो इनके पास कोई राइट ही नहीं रह गया सो दैट दे कैन प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ ट्राइबल्स। तो यही सारी रीजंस है जिसकी वजह से ये डिमांड कर रहे हैं कि हमें स्टेटहुड का दर्जा दे दीजिए और साथ ही हमें 6th शेड्यूल में डाल दीजिए। लेकिन अगर स्टेटहुड का दर्जा देना काफ़ी डिफ़िकल्ट वाली बात हो रही है तो एटलीस्ट हमें 6th शेड्यूल का पार्ट बना दीजिए। चलिए, इसी के अलावा एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट आप याद रखेंगे कि अभी कुछ टाइम पहले ही NCST इन्होंने भी रिकमेंड किया था कि यूनियन टेरिटरी लद्दाख को किसका पार्ट हो जाना चाहिए, 6th शेड्यूल का। चलिए, NCST से ही अब आपके लिए एक सवाल मैं यहाँ पूछने वाली हूँ। आपको मुझे बताना है कि NCST को फॉर्म कब किया गया था, राइट, पहला सवाल। दूसरा सवाल, इसको किस आर्टिकल में इंसर्ट किया गया है। थर्ड क्वेश्चन, किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू इसको लेकर आया गया है। चलिए, मूविंग फर्दर, तो ये पर्टिकुलर सेक्शन आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, विच टॉक्स अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूटीज। अलॉन्ग विद दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस सेक्शन, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल। आप हमारी वेबसाइट rausacademy.in पर जा सकते हैं, वहाँ आपको डेली करंट अफेयर्स एक फॉर्मेट में मिल जाएंगे जिसको देखकर आप नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं। So moving on to the next news, Center doubles fertilizer subsidy as prices see a surge। देखिए, ये आर्टिकल यहाँ पर क्या बताने की कोशिश कर रहा है। रिसेंटली जो कैबिनेट है उन्होंने 51,875 करोड़ रुपीस की जो सब्सिडी है उसे अप्रूव कर दिया है फॉर नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटाश, जिसे हम NPK बोलते हैं इन शॉर्ट। अब देखिए, ये जो हाइक किया गया है ये आखिर किया क्यों गया है। सो ये आर्टिकल यहाँ पर ये बता रहा है कि जो रिसेंटली ऑनगोइंग इश्यूज़ हैं, जैसे आप सभी को पता है, ऐसे बहुत सारे फर्टिलाइज़र्स हैं जिनको हम क्या करते हैं, परचेज़ करते हैं दूसरी कंट्री से, लाइक रशिया। सो रशिया और यूक्रेन का जो ऑनगोइंग वॉर है उसकी वजह से भी इन फर्टिलाइज़र के प्राइजेज़ में बहुत ज़्यादा हाइक देखने मिला है। साथ ही कोरोना की वजह से भी हमें इस तरीके की कुछ सिचुएशन देखने मिली है। तो किसानों के ऊपर इन फर्टिलाइज़र्स को खरीदने का बर्डन रिड्यूस करने के लिए हमने क्या किया है, गवर्नमेंट ने सब्सिडी दे दी है। अब देखिए,
ये सब्सिडी जो स्पेशली यहाँ पर दी गई है ना, आप अगर देखेंगे तो डाई अमोनियम जिसका MRP है 2650, अगर हम इसकी बात करें, ये आर्टिकल आप ये वाला सेक्शन यहाँ पर पढ़ सकते हैं, 2650 जो इसका MRP है वो सब्सिडाइज रेट में किसानों को 1350 रुपये का पड़ता है। वहीं अगर हम यूरिया के कॉस्ट की बात करें जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है एज वेल एज इट इज़ वेरी कॉस्टली, तो इसका MRP है 2700 और किसानों को सिर्फ कितना पे करना पड़ता है, लोगों को यहाँ पर 266 रुपये। ठीक है, तो आप देख रहे हैं सबसे ज़्यादा सब्सिडी गवर्नमेंट किस पे दे रही है, इसी यूरिया पे 2400 रुपये के आसपास। चलिए, इस आर्टिकल में इतना ही था जानने के लिए। साथ ही आपको ये भी याद रखना होगा कि अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने वन नेशन वन फर्टिलाइज़र स्कीम को भी यहाँ पर लॉन्च किया गया है, जिसके अंदर क्या बोला है कि सारी कंपनीज़, ठीक है, all the companies are allowed to display their name, brand logo and other relevant product information only at 1/3 space of the bag। साथ ही ये जो सारे फर्टिलाइज़र हैं इनको वन ब्रांड के अंदर लेके आया गया है जिसका नाम है भारत। ठीक है, तो अब जैसे भारत यूरिया, भारत DAP, भारत MOP एक्सेट्रा, इस नाम से हमें क्या देखने को मिलेंगे, फर्टिलाइज़र्स। अलॉन्ग विद दैट, इसके अलावा ये तो लिखा होगा भाई 2/3 स्पेस पर, 1/3 स्पेस कौन ले लेगा, आपका जो कंपनी है, जो भी कंपनीज है जो इन्हें बना रही है, लेकिन 2/3 स्पेस पर क्या आएगा, जो भी रिमेनिंग 2/3 है उस पर भारत ब्रांड और साथ ही प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना का लोगो भी इस पर दिखेगा। So next article is talking about Panamaram heronry in Kerala set to get a new life। चलिए, पनामरम हेरोनरी की अगर हम बात करें तो ये केरला में मालाबार रीजन में सिचुएटेड है। पहली बात जो आपको याद रखनी है, इसको एक नई लाइफ मिलने वाली है। ठीक है, इसको प्रोटेक्शन इसका प्रोवाइड करने वाला है। सबसे पहले समझ लीजिए कि हेरोनरी होता क्या है। ऐसा एरिया जहाँ जो हेरन बर्ड्स होती हैं, जो कि वाटर बर्ड्स हैं, ये इकट्ठा एक साथ मिलकर ब्रीडिंग करती हैं। देखिए, ये जो सबसे बड़ा ब्रीडिंग ग्राउंड है जो कि कहाँ सिचुएटेड है, केरला के मालाबार रीजन में। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारी जो बर्ड्स हैं, हेरोन बर्ड्स हैं, दैट इंक्लूड्स ब्लैक हेडेड इबिस, पर्पल हेरन, लार्ज एग्रेट, मीडियम एग्रेट, लिटिल एग्रेट, ये सारी बर्ड्स क्या करती हैं, यहाँ पर ब्रीडिंग करती हैं। अब यहाँ पर हुआ क्या कि पहले भी ये जो लोकेशन है स्टेट की, एक तो ये इकलौती केरला की क्या है जहाँ पे कैटल एग्रेट ब्रीड करती थी, वो जगह है। ठीक है, अब यहाँ पर हुआ क्या कि ह्यूमन इंक्रोचमेंट की वजह से यहाँ पर ये जो ब्रीडिंग है ये पॉसिबल नहीं हो पा रही है। तो यहाँ एक स्टेटमेंट दिया है कि बहुत सालों पहले भी क्या हुआ था, विस्लिंग डक, जैक्सन्स, मूर बर्ड, ये सारी क्या करती थी, यहाँ पर आके ब्रीडिंग करती थी, लेकिन ह्यूमन इंक्रोचमेंट की वजह से, इंटरवेंशन की वजह से इसका नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ और वो यहाँ पर ब्रीडिंग करना बंद कर चुकी हैं। सो उसी का रिजल्ट है कि जो पनामरम हेरोनरी है उसको डिसाइड किया गया है कि इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो अब आप याद रख सकते हैं कि पनामरम हेरोनरी कहाँ पर है। ठीक है, ये सिचुएटेड है मालाबार रीजन केरला में। कौन सा स्पीशी है जो यहाँ पर आकर ब्रीड कर रहा है इन अ ग्रुप, दैट इज हेरोन, दैट इज अ वाटर बर्ड। चलिए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़। ये काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। ठीक है, हमारा स्माइलिंग सन। ऑलराइट, अभी रिसेंटली क्या हुआ था, आप देखिए, आपके साइंस एंड टेक के पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो नासा ने रिसेंटली ट्विटर पर सन की एक इमेज शेयर करी। ठीक है, जो कि ऐसा लग रहा है जैसे सन इज स्माइलिंग। देखिए, 2 आँखें हैं और बड़ा अच्छा सा स्माइल यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सो नासा ने जब इसको कैप्चर किया तो दे कैप्चर्ड इट फ्रॉम द नासा सोलर डायनामिक्स ऑब्जर्वेटरी। ठीक है, अब ये इमेज क्या दिखा रही है कि कुछ डार्क पैचेस बने हुए हैं सन पर, जो रिजेंबल कर रहे हैं कि भाई शायद 2 आँखें हैं। मैं इसे क्लीन कर देती हूँ, आप देख लेंगे। ये शायद 2 आँखें हैं और एक स्माइलिंग सा फेस है। ठीक है, अब जैसे ही ये इमेज नासा ने शेयर करी, बहुत सारा बिल्कुल फ्लडी सा आ गया था ट्विटर के ऊपर। लाइन से लोग इस पे अपना कुछ ना कुछ लॉजिक देने लगे। ठीक है, अब नासा ने साथ में इसको एक्सप्लेन किया कि आखिर ये जो पैचेस हैं ये हैं क्या। तो नासा ने बताया कि ये जो ब्लैक पैचेस आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, इनको एक्चुअली बोला जाता है, लेट मी राइट इट हेयर, कोरोनल होल्स, जैसा आप यहाँ पर भी देख पा रहे हैं।
ठीक है। साथ ही नासा ने यहाँ पर ये भी एक्सप्लेन किया कि ये जो होल्स हैं जिन्हें हम कोरोनल होल्स बता रहे हैं, जो ये जो डार्क पैचेस हैं, इनको अल्ट्रावायलेट लाइट में तो देखा जा सकता है बट यूजुअली इन्हें नहीं देखा जा सकता। ठीक है। अब ये जो सन का सरफेस होता है ना, यहाँ पर बहुत ज़्यादा सोलर विंड्स फ्लो करती हैं, तो ये जो ब्लैक रीजन है जहाँ पर सोलर मटेरियल नासा ने बताया कि बहुत ही कम होता है, जिससे यहाँ का टेम्परेचर भी जो होता है वो कंपैरेटिवली सराउंडिंग एरिया बहुत ज़्यादा कम होता है। इसीलिए ये जो डार्क पैचेस हैं, ये आसपास के रीजन हैं, ये डार्क दिखाई देते हैं कंपैरेटिव टू द सराउंडिंग एरियाज। सो इन कोरोनल होल्स को आगे नासा ने एक्सप्लेन किया है कि ये कुछ हफ्तों या कुछ महीने तक यहाँ पर रह सकते हैं। ठीक है। अब इनको समझ लेते हैं कि इनके होल के बनने का कारण क्या है। तो नासा ने बोला है कि भाई ये रीज़न अभी भी अनक्लियर है। अब स्पेस एनवायरनमेंट को, जो कि सन के अराउंड है बेसिकली, उसको समझने के लिए हमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हमें इन कोरोनल होल्स की स्टडी करना चाहिए। रीज़न क्या है? क्योंकि यहाँ पर अभी जैसा मैंने आपको बताया, यहाँ हाई स्पीड सोलर स्ट्रीम विंड्स चलती हैं। देखिए ये वही रीजन है जो क्या करेगा, आपके एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट करेगा। इसे समझ लेते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। देखिए जब हाई स्पीड सोलर स्ट्रीम विंड्स जो कि अर्थ की साइड अगर ट्रैवल करेंगी तो ये अर्थ के एटमॉस्फेयर को भी क्या कर देंगी, कहीं ना कहीं इम्पैक्ट कर देंगी। ऑलराइट, अब जब अर्थ का एटमॉस्फेयर इम्पैक्ट होगा या ये अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड तक पहुंच जाएंगी तो ये जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म को भी क्रिएट कर सकती हैं, जिससे जो हमारा आयनोस्फीयर है उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आ जाएंगे। देखिए अब आयनोस्फीयर वही रीजन है जहां हमारी सारी टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस, राइट, रेडियो, जीपीएस, कम्युनिकेशन इंस्ट्रूमेंट, सैटेलाइट्स इस्टेब्लिश होती हैं। उसका रिजल्ट क्या होगा कि इनमें डिसरप्शंस हमें देखने के लिए मिल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन मैंने आपसे अभी बीच में एक सवाल पूछा था, NCST, ठीक है, NCST को मैंने पूछा था इसको कब बनाया गया था। तो यू शुड रिमेंबर कि इसको 2004 में फॉर्म किया गया था बाय अमेंडिंग आर्टिकल 338 एंड बाय इंसर्टिंग अ न्यू आर्टिकल, दैट इज आर्टिकल 338A इन द कॉन्स्टिट्यूशन। साथ ही मैंने आपसे ये भी पूछा था कि किस अमेंडमेंट के थ्रू इसे लेके आया गया था। तो यू शुड रिमेंबर 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, दैट इज इन 2003 इसको इंसर्ट किया गया था। So it's time for current oriented one-liners, and first news is November 3, 2022 will be celebrated as the International Day for Biosphere Reserve. Next, the West Bengal government has instructed its state public works departments, engineer and official to inspect 2,109 bridges in the state. India has gifted 200 vehicles to Nepal for logistic support for general election on 20th November. Next, Prime Minister Shri Narendra Modi virtually addressed the inaugural session of the Global Investors Meet being held in Karnataka. Next, a single income tax return ITR form was proposed for all taxpayers. The draft of the proposal form was unveiled recently by the Central Board of Direct Taxes to receive public inputs until December 15. Wonderful news today is, for the first time in the history of CRPF, 2 women officers reaches the rank of Inspector General. Those are IG Seema Dundia and IG Annie Abraham. So it's a quiz time, and first question is, first International Day for Biosphere Reserve is celebrated in which year? Second question is, how many Lok Sabha seats are currently with the state of Jammu and Kashmir? आप सभी को पता है, आपको करेक्ट आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, एंड स्टे ट्यून्ड विद अस टू नो द करेक्ट आंसर। इसी के साथ आपको याद हो तो मैंने आपसे बिल्कुल स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन पूछा था, दैट इज उद्भव उत्सव। चलिए, सो उद्भव उत्सव एक 5-day इंटरनेशनल डांस और म्यूजिक फेस्टिवल है जिसको शुरू किया गया है ग्वालियर मध्य प्रदेश में। अब इसकी खास बात क्या हो जाती है, तो सबसे पहले जो ताइवान के एम्बेसडर हैं इंडिया के लिए, वो इसको इनॉग्रेट करेंगे। अलॉन्ग विद दैट दिस फेस्टिवल विल सी ओवर 1000 पार्टिसिपेंट्स इंक्लूडिंग आर्टिस्ट फ्रॉम ताइवान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान एंड श्रीलंका। सो आज के लिए इतना ही। साथ ही अगर आप अपनी प्रिपरेशन को एक नई दिशा देना चाहते हैं तो डू विजिट राउज अकेडमी फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भोपाल MP नगर Zone 2। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू नॉट फॉरगेट टू हिट लाइक बटन, कमेंट योर वैल्यूएबल फीडबैक एंड ऑल्सो सब्सक्राइब आवर चैनल टू नेवर मिस एनी अपडेट। प्लीज फॉलो अस ऑन Instagram and Facebook. Links are given below in the description box. Thank you and see you tomorrow.